कितने गांवों में अब तक आप ऑक्सीजन बाग लगा चुके हैं? अब तक 21 गांव में ऑक्सीजन बाग लगाए हैं। इसमें 4 ऑक्सीजन बाग अब तक हमने झज्जर में लगाए हैं और एक ऑक्सीजन बाग करनाल में लगाया है, एक ऑक्सीजन बाग दादरी में लगाया है। जो पौधारोपण अभियान है एक जन आंदोलन का रूप बन गया है। आज 10,000 से ज़्यादा युवा साथी जुड़ गए हैं और एक ये जो पौधारोपण अभियान है एक जन आंदोलन का रूप बन गया है। मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है, मैं साइकिल का ही प्रयोग करता हूँ। एक साइकिल चंडीगढ़ में है, एक सोनीपत में है। मैंने अब तक 5 बार लोन लिया है और अब तक 30-35 लाख इसमें पूरे में लगाया, पूरी सैलरी इसमें लगाता हूँ मैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को भी इसकी खबर मिली, उन्होंने एक ट्वीट किया। क्या कहा उस ट्वीट में मुख्यमंत्री जी ने? वो उन्होंने कहा क्योंकि बोले हरियाणा में क्या है, पूरे भारत में वन क्षेत्र के हिसाब से अगर आप देखो ये पूरे भारत में हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्र है और ये इधर चंडीगढ़ के साथ एनसीआर में दिल्ली से लगता है। और बड़े ही आज आश्चर्यजनक बात है कि आज प्रदूषण के कारण स्कूलों की छुट्टियां होने लगी, बच्चे घर में रहने लगे, मतलब ऐसा माहौल पैदा हो गया कि प्रदूषण से हम गुलामी महसूस करते हैं। अच्छा सूरा साहब, एक आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने आपके काम से प्रभावित होकर अपनी एक पूरी तनख्वाह दी है। वो उन्होंने 1 लाख के लगभग अपनी तनख्वाह दी थी जी। लेकिन कहीं ना कहीं जो पर्यावरण के लिए जागरूकता के लिए वो एक सैलरी नहीं, वो करोड़ों रुपए का मैसेज गया है। तो इस तरह का हर एक अधिकारी ने अपना प्रयास करना चाहिए। सोनीपत जिले में बिद्दल गांव गोद लिया है, उसमें 7,000 पेड़ लगे हैं। देखो अब तक 5 बार लोन लिया है जी। लेकिन ये तो जब ध्येय बना लिया, इसमें रुकना नहीं है। पूरा मैं ये कार्य राष्ट्र के लिए पूरी सैलरी लगाता हूँ। नर्सरी का नाम भी हमने ऐसा ही रखा, जनता नर्सरी जी, और 24 घंटे खुली रहती है। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूँ बलवंत अक्षक। अगर डंडा चलाने वाला कोई सिपाही ट्री मैन ऑफ हरियाणा कहलाने लगे तो आश्चर्य होना स्वाभाविक है। अगर डंडे की बजाय कोई सिपाही पर्यावरण की चिंता करने लगे तो भी आश्चर्य होगा ही। चंडीगढ़ पुलिस के सिपाही देवेंद्र सुरा उन्हीं लोगों में शामिल हैं जो पिछले 10 साल से गांव-गांव में पेड़ लगा रहे हैं और इसीलिए ट्री मैन ऑफ हरियाणा कहला रहे हैं। आइए जानते हैं हम देवेंद्र सुरा से कि उनकी आगे की क्या योजनाएं हैं। सुरा साहब, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। नमस्ते बलवंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये डंडे के बजाय आपने पौधे लगाने का काम जो शुरू किया है, इस तरफ ध्यान आपका कैसे गया? जब मैं 2011 में जी चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल पद पर सिलेक्ट हुआ तो यहाँ की हरियाली को देखा। हरियाणा जैसे नाम हरियाणा का हरा भरा दिखता प्रतीत होता है जी, लेकिन इतना हरा भरा नहीं है। लेकिन जब चंडीगढ़ शहर को देखा, यहाँ काफ़ी हरियाली है और प्लानिंग सिटी है। ली कार्बूजियर ने इसको बसाया है जी, जो फ्रांस के एक विकसित देश से थे। तो इस तरह से उन्हें एक प्लान से जब शहर को हरा भरा बनाया जा सकता है जी, तो इससे मेरे मन में आया यहाँ पर पक्षियों की संख्या भी ज़्यादा है, वातावरण भी शुद्ध है, बरसात भी ज़्यादा होती है। इस तरह से इसको देखते हुए मैंने पूरे हरियाणा में एक प्लान से गांव-गांव टीम खड़ी करी जिसमें 10,000 से ज़्यादा युवा जुड़े हुए हैं जी। इस तरह से मतलब एक मन में ये आया, हाँ देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना है। तो चंडीगढ़ में तो देवेंद्र जी सारे सजावटी पेड़ हैं। आप हरियाणा में क्या सजावटी पेड़ लगा रहे हैं, कोई दूसरी तरह के पौधे उगा रहे हैं? देखो चंडीगढ़ में जो ज़्यादातर पेड़ हैं वो जैसे अल्स्टोनिया का पेड़ है जी, चक्रेसिया का पेड़ है जी, इस तरह के ज़्यादा पेड़ हैं। लेकिन हमने ज़्यादातर ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जो भारतीय प्रजाति के हों जी। भारतीय प्रजाति से हमारा अभिप्राय है जैसे बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, बरगद राष्ट्रीय वृक्ष भी है और पीपल राज्य वृक्ष है हरियाणा का जी। इससे क्या है, पक्षियों की संख्या भी ज़्यादा बढ़ती है। तो बड़े बुजुर्ग त्रिवेणी लगाते थे, बरगद, पीपल, नीम, वो इसीलिए लगाते थे कि उसमें उनका एक तालमेल बनता था कि पक्षियों के लिए ऋतु अनुसार उनको भोजन मिल सके। तो हमने चंडीगढ़ में ऐसे वृक्ष लगाने चाहिए। जो बरगद का वृक्ष है उसकी आयु जो हजारों वर्ष हो जाती है,
पीपल का वृक्ष है उसके 400-500 साल हो जाती है। तो चंडीगढ़ में भी ऐसे वृक्षों को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे सेक्टर 29 में बरगद के प्राचीन वृक्ष हैं, जहाँ भी आप देखोगे हमारा बरगद का वृक्ष राष्ट्रीय वृक्ष है और बड़ा अच्छा चलता है। तो क्यों ना हमें इसमें, जैसे अपना चंडीगढ़ से वेलकम चंडीगढ़ होता है, तो इस तरह के वृक्ष लगाएं, या अमलतास के वृक्ष लगाएं जो प्राचीन महाभारत के टाइम का वृक्ष है। तो हमने इसको बढ़ावा देने के लिए उन वृक्षों को भी बढ़ाना चाहिए। जैसे स्टेट फ्लावर अपना पलास है जिसको ढाक बोलते हैं, जिसके लोग पहले, आज प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, लेकिन पहले क्या था, अब जैसे भी छोला कुलचा या कुछ भी खाते थे वो अपना उसमें होता था, अपना उस पत्तों से बनता था। तो दोबारा से ऐसे पेड़ों को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन सिपाही की जो नौकरी है उसमें छुट्टी नहीं मिलती। हाँ, आप कैसे समय निकाल पाते हैं पेड़ पौधे लगाने के लिए? देखो, जब किसी राष्ट्र के लिए जो अपना अंदर सेवा भाव हो, माँ भारती के लिए, जी, तो इसमें हमने कहीं ना कहीं ड्यूटी के साथ साथ जो हमारी सीएल छुट्टी है, ईएल छुट्टी है या रेस्ट बनता है, उसको निकाल के एक संसाधन और पैसे की बजाय दिल में एक जुनून होना जरूरी है किसी कार्य को करने के लिए। जी। आप पहले देखोगे क्रांतिकारियों ने बड़ा बलिदान किया है, चाहे बात सुभाष चंद्र बोस की हो, चाहे भगत सिंह की हो, उन्होंने त्याग किया है तो आज हम आज़ाद हुए हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो भी समय मेरे को मिलता है मैं इस विषय में सोचता रहता हूँ। और आज 10,000 से ज़्यादा युवा साथी जुड़ गए हैं और एक ये जो पौधारोपण अभियान है एक जन आंदोलन का रूप बन गया है। जी, तो हमने सुना है कि आपने पेड़ पौधे लगाने के लिए बैंक से कर्ज लिया है। कितना कर्ज ले चुके हैं अब तक आप? देखो, सबसे बड़ा कर्ज था हमारा इस धरती माता का हमारे ऊपर। जी। लेकिन व्यक्ति को चाहिए क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। जी। एक सीमित संसाधनों में उसका काम चल जाता है। और हमारा परिवार भी साधारण है, मेरा जीवन भी साधारण है। जी। मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है, मैं साइकिल का ही प्रयोग करता हूँ। एक साइकिल चंडीगढ़ में है, एक सोनीपत में है। जी। तो इसमें क्या है कि जो ज़्यादा सैलरी है, अच्छी सैलरी है चंडीगढ़ में, तो मैंने अब तक 5 बार लोन लिया है। 2 बार सेक्टर 37 से, कोऑपरेटिव ऑफ पंजाब से, और 3 बार HDFC बैंक से। तो 5 बार लिया 17 लाख के लगभग। और अब तक 30-35 लाख इसमें पूरे में लगाया, पूरी सैलरी इसमें लगाता हूँ मैं। अच्छा, तो परिवार का खर्चा कैसे चलता है फिर? परिवार का खर्चा, मेरे पिताजी आर्मी में थे जी, तो आर्मी से वो रिटायर्ड हुए, तो उससे हमारा साधारण परिवार है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं। वो उनका एक त्याग भाव है, परिवार का खर्चा वो चलाते हैं और पूरा मैं ये कार्य राष्ट्र के लिए पूरी सैलरी लगाता हूँ। जी, मतलब परिवार का, पत्नी का, बच्चों का सब सहयोग है पूरी तरह से? पूरा सहयोग है, बड़ा समर्पित भाव है, उनका भी त्याग है। जी। अच्छा, कितने गाँव में अब तक आप ऑक्सीजन बाग लगा चुके हैं? अब तक 21 गाँव में ऑक्सीजन बाग लगाए हैं। किस जिले के हैं ये गाँव? इसमें 4 ऑक्सीजन बाग अब तक हमने झज्जर में लगाए हैं जी, और एक ऑक्सीजन बाग करनाल में लगाया है जी, एक ऑक्सीजन बाग दादरी में लगाया है, और इसके अलावा सारे ऑक्सीजन बाग सोनीपत जिले में लगाए हैं। तो इसमें ऑक्सीजन बाग में, एक ऑक्सीजन बाग में कितने पेड़ पौधे लगाते हो आप? एक ऑक्सीजन बाग से हमारा अभिप्राय, ऐसा बाग, देखो आपने फलों के बाग सुने होंगे, औषधि के बाग सुने होंगे, लेकिन ऑक्सीजन बाग ऐसा बाग जिससे मनुष्य कोई नहीं, जैसे अपना पक्षी हैं, छोटी छोटी तितली है, मधुमक्खी है, मतलब इस तरह के पेड़ लगाए जाते हैं। सैकड़ों प्रजाति के पेड़ लगाए जाते हैं। ये 5 से 10 एकड़ भूमि होती है। हरियाणा में पहले जंगल होते थे हर गांव में, जिसको साधारण भाषा में बनी बोला जाता था। तो दोबारा से उसी सिस्टम को, क्योंकि जहाँ गाँव से हमारा अभिप्राय है ऐसा वातावरण जहाँ पशु पक्षी जीव जंतु सभी रह सके, मुख्य जीव जंतु, तो उसके लिए हमने एक ऑक्सीजन बाग अभियान चलाया, जिसमें लोगों का बड़ा ही प्रभाव रहा। तो इस तरह से हमने लगभग इसको एक जन आंदोलन का रूप बनाने के लिए गांव-गांव टीमें खड़ी की है। जी, आपने एक नर्सरी भी स्थापित की है, कितनी एकड़ में है और नर्सरी स्थापित करने की क्यों जरूरत पड़ी? देखो, जो नर्सरी है, नर्सरी का नाम भी हमने ऐसा ही रखा, जनता नर्सरी जी, और 24 घंटे खुली रहती है। देखो, पहले हम पेड़ प्राइवेट उससे लेते थे जी, लेकिन बहुत खर्चा पड़ता था। लेकिन अब हम चंडीगढ़ से बीज इकट्ठा करते हैं। जैसे 36 सेक्टर में अरहर के पेड़ हैं जी, तो बड़े पेड़ है सेक्टर 9 में, तो यहाँ से हम बीज इकट्ठा करते हैं और सोनीपत में उसको तैयार करते हैं। 2 एकड़ में ये नर्सरी है और काफ़ी सैकड़ों साथी इसमें सेवा भाव से कार्य करते हैं जी। अच्छा, शादी ब्याह में आप स्टॉल लगाते हैं, मुफ्त पौधे देते हैं, शादी ब्याह का निमंत्रण मिलने पर जाते हैं या जहां आपको पता लगता है शादी है वहीं पहुंच जाते हैं?
देखो हमारा भाव यही है कि जहाँ भी ज्यादा संख्या में जो लोग इकट्ठा होते हैं, शादी विवाह हो या किसी का कोई भी कार्यक्रम हो, जन्मदिन हो, मतलब हमारा लक्ष्य है उनको जागरूकता, मतलब कार्ड आया हो या ना आया हो, हमारा लक्ष्य है इस पर्यावरण को बढ़ाना, लोगों को प्रकृति से जोड़ना। जी। अच्छा, आप जो ये काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को भी इसकी खबर मिली, उन्होंने एक ट्वीट किया, क्या कहा उस ट्वीट में मुख्यमंत्री जी ने? वो उन्होंने कहा क्योंकि बोले हरियाणा में क्या है, पूरे भारत में वन क्षेत्र के हिसाब से अगर आप देखो, ये पूरे भारत में हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्र है, और ये इधर चंडीगढ़ के साथ एनसीआर में दिल्ली से लगता है। और बड़े ही आज आश्चर्यजनक बात है कि आज प्रदूषण के कारण स्कूलों की छुट्टियां होने लगी, बच्चे घर में रहने लगे जी। मतलब ऐसा माहौल पैदा हो गया कि प्रदूषण से हम गुलामी महसूस करते हैं। वैसे तो हम 1947 में आज़ाद हो लिए थे, लेकिन आज हम किस चीज़ के गुलाम हैं? आज हम प्रदूषण के गुलाम हैं जी। तो इससे अगर बचना है तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना होगा, पक्षियों से प्यार करना होगा, तो एक वातावरण खड़ा करना पड़ेगा। अच्छा सूरा साहब, एक IAS अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने आपके काम से प्रभावित होकर अपनी एक पूरी तनख्वाह दी है, तो वो कौन IAS अफसर हैं और कितने पैसे उन्होंने आपको इस काम के लिए दिए? ये IAS श्यामलाल पुनिया हैं, सोनीपत में DC रहे हैं। उनका प्रकृति के प्रति काफी लगाव है, और जब उनका कार्यकाल सोनीपत में रहा तो उन्होंने बहुत ज्यादा सहायता करी। अगर ऐसे अधिकारी होंगे हर जिले में तो कहीं ना कहीं पौधारोपण अभियान एक जन आंदोलन का रूप बनेगा जी। और ऐसे अधिकारी होने की वजह से कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ ऐसे अधिकारी हर जिले में होने चाहिए जी। और उन्होंने अपनी पूरी सैलरी करी, वो उन्होंने 1 लाख के लगभग अपनी तनख्वाह दी थी जी। लेकिन कहीं ना कहीं जो पर्यावरण के लिए जागरूकता के लिए वो एक सैलरी नहीं, वो करोड़ों रुपए का मैसेज गया है। तो इस तरह का हर एक अधिकारी ने अपना प्रयास करना चाहिए। आपने एक गांव भी गोद लिया है पेड़ पौधे लगाने के लिए, वो कौन सा गांव है और उस गांव में कितने पौधे लगा चुके हैं आप अब तक? सोनीपत जिले में बिद्दल गांव गोद लिया है, उसमें 7000 पेड़ लगे हैं और ज़्यादातर भारतीय प्रजाति के पेड़ लगे हैं। और वो ऐसा स्वच्छ गांव है, उसमें कोई गंदा तालाब नहीं है, जैसे प्राचीन तालाब होते थे जी। ऐसे तालाब है, मतलब काफ़ी बोलते हैं उसमें, मतलब स्वच्छ गांव है। उसको लोग बाहर से देखने आते हैं तो उससे काफ़ी प्रभावित होते हैं। आसपास के सैकड़ों गाँव से प्रभावित होकर वृक्षारोपण के क्षेत्र में बड़ा सराहनीय कार्य किए हुए हैं। सूरा साहब, आपका कितने पौधे लगाने का लक्ष्य है, और अगर और जरूरत पड़ी बैंक से कर्ज लेने की तो और लेंगे आप कर्ज? देखो अब तक 5 बार लोन लिया है, लेकिन ये तो जब ध्येय बना लिया, इसमें रुकना नहीं है। जैसे हमारा चंडीगढ़ पुलिस का काफ़ी, जैसे नए DGP आए हैं प्रवीर रंजन जी, उनकी भी काफ़ी पॉजिटिव सोच है। SSP ट्रैफिक जो मनीषा चौधरी है, या DIG है, या जो युवाओं में विशेष तौर पर कुलदीप चहल जी हैं SSP, वो भी काफ़ी सोशल वर्क में गांव-गांव जाकर जुड़े रहते हैं। और दिल्ली से एक IPS है जो हमारे साथ मतलब युवाओं के लिए प्रेरणा है, संजय कुमार सेन, वो सोनीपत आते रहते हैं नर्सरी में, और दिल्ली में भी, मतलब कहीं भी जाते हैं। मैं कहता हूँ ऐसे IAS IPS होने से कहीं ना कहीं मतलब एक अलग से ही पूरे ज़िले पे प्रभाव पड़ता है, पूरे प्रदेश पे प्रभाव पड़ता है। तो मैं ये कहता हूँ अधिकारियों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। शुक्रिया देवेंद्र सूरा जी, उम्मीद करते हैं आप अपने लक्ष्य में, अभियान में कामयाब होंगे। धन्यवाद जी, मैं पंजाब केसरी का धन्यवाद करता हूँ बलवंत जी। इस तरह से जागरूकता, मैं कहता हूँ हर घर में, हर उस मनुष्य तक ये जागरूकता जानी चाहिए, और पौधारोपण अभियान एक जन आंदोलन बनना चाहिए। तो ये थे चंडीगढ़ पुलिस के सिपाही देवेंद्र सूरा, जिन्होंने लगातार पौधे लगाने को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है, और इसके लिए अब तक वो 17 लाख रुपए बैंकों से कर्ज ले चुके हैं, और आगे ज़रूरत पड़ेगी तो भी वो बैंकों से कर्ज लेते रहेंगे पेड़ पौधे लगाने के लिए। कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ बलवंत तक्षक, पंजाब केसरी, चंडीगढ़।